हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशात फातिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम शील गुड सिद्धांत भी कहते हैं। शील गुड सिद्धांत उस ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, उस मनोवैज्ञानिकों के समूह के द्वारा दिया गया है, जो ये मानते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो छोटे छोटे शील गुणों से, ट्रेट से बनकर मिलकर बनी हुई है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मकान जब बनता है तो वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेट का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो दी गई हुई थ्योरीज हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ट्रेट क्या है, शील गुण क्या है। ट्रेट या शील गुण हमारा सोचने का तरीका है, जैसा हम सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव कैसे कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जो कुछ हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको व्यवहारिक रूप में जो हम प्रकट कर रहे हैं, जो हम शो कर रहे हैं, वो उससे जुड़े हुए पैटर्न्स हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कह सकते हैं हम कि जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, जैसा हम यकीन कर रहे हैं और जैसा हम एक्ट कर रहे हैं, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक वे है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अपने व्यवहार से जो प्रकट कर रहे हैं, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, उसको व्यक्त करने का या उसको प्रकट करने का जो तरीका हमारा है वो कहलाता है हमारा ट्रेट। दूसरी बात आती है कि ट्रेट में हमेशा कंसिस्टेंसी होती है, मतलब कि हमेशा ट्रेट जो है वो कंसिस्टेंट होगा। वो उसके बारे में कि एक कंसिस्टेंट वे ऑफ बिहेवियर है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही बिहेवियर हमेशा वैसी परिस्थितियों में शो कर रहे हैं। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो वो थोड़ी सी चीज़ों में ही आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा कि वो छोटी छोटी बातों पर ही एजिटेट हो रहा है। किसी को बहुत सफाई की आदत है, अगर हम देख रहे हैं तो जो सफाई की या क्लीनिनेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लीनिनेस की उसकी आदत हर काम में उसके दिखेगी, चाहे उसके काम करने के तरीके में हो, अपनी बॉडी को साफ़ रखने का है या अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रखने का, ऑर्गेनाइज्ड रखने का। तो हम ये कह सकते हैं कि देखा जाए तो जो क्लीनिनेस है वो एक तरह का ट्रेट है कि उस वो ऐसा बिहेवियर है जो कंसिस्टेंट है। इसके अलावा ट्रेट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो है कि वो बाईपोलर होता है। इसके दो पोल्स होते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स पोल्स होते हैं। अगर कोई इंटेलिजेंट है, एक ट्रेट है, मोर इंटेलिजेंट है, तो दूसरा लेस इंटेलिजेंट भी होगा। मतलब हमेशा ट्रेट्स के दो एक्सट्रीम्स होते हैं। इसके साथ साथ ट्रेट हर इंडिविजुअल में डिफ़र करता है। जो डिग्री है, जो उसकी मात्रा है, वो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करती है और इसी डिफरेंस के बेसिस पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। लास्ट चीज़ जो ट्रेट की है वो है कि रिलेटिवली परमानेंसी होती है। जो ट्रेट हमारी पर्सनालिटी में शो हो रहा है वो रिलेटिवली परमानेंट है। ऐसा नहीं कि आज शो हो रहा है और कल के दिन में नहीं होगा। अगर आज शो हो रहा है और कल के दिन में नहीं शो हो रहा है तो वो ट्रेट नहीं हो सकता है। ट्रेट है, अगर एक है तो उसको कहा जाएगा कि वो कंसिस्टेंट बिहेवियर हो और वो कंपेरेटिवली कुछ स्टेबल टाइम के लिए, कुछ परमानेंट टाइम के लिए हमारे साथ हो। अब हम कुछ ट्रेट थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो ट्रेट थ्योरी है वो आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। 1936 में गॉर्टन आलपोर्ट ने एक स्टडी की। उन्होंने क्या किया कि डिक्शनरी में उन वर्ड्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया जो किसी भी इंडिविजुअल के या किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी के को डिफ़ाइन कर रहे थे। और उन्होंने जो अपनी स्टडी इसमें की उसमें उन्होंने पाया कि करीब 4000 वर्ड्स थे जो डिक्शनरी में थे, जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन 4000 वर्ड्स को एक अलग कैटेगरी दी
और कुछ अलग कैटेगरीज के बेसिस पर उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया और वही आगे चलकर आलपोर्ट्स ट्रेड थ्योरी कहलाई। इन्होंने कहा कि ट्रेड्स को अगर हम डिफ़ाइन करें या डिवाइड करें तो हम ट्रेड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेन दो मुख्य भागों में शील गुणों को। पहला होता है कॉमन ट्रेड, सामान्य शील गुण, और दूसरा होता है पर्सनल ट्रेड्स, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत शील गुण। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन ट्रेड्स। कॉमन ट्रेड्स या सामान्य शील गुण ऐसे शील गुण कहलाए जाते हैं जो किसी भी कल्चर या किसी भी सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो जापानीज़ जो हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेड्स हैं जो पूरे समूह को डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं और उसमें पूरे समूह में पाए जाते हैं, वो ट्रेड्स कॉमन ट्रेड्स कहलाते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि पर्सनल ट्रेड्स होते हैं। पर्सनल ट्रेड या व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण वो शील गुण होते हैं जो किसी इंडिविजुअल में स्पेसिफिक तौर पर पाए जाते हैं। मतलब वो ट्रेड्स ऐसे हैं जो हम किसी पूरी पूरी पॉपुलेशन पर नहीं, बल्कि वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होते हैं कि उन ट्रेड्स के बेसिस पर हम किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन्होंने आगे कहा कि जो पर्सनल ट्रेड्स हैं इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कार्डिनल डिस्पोजिशन, दूसरा है सेंट्रल डिस्पोजिशन और तीसरा है सेकेंडरी डिस्पोजिशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्डिनल डिस्पोजिशन पे। इसको कार्डिनल प्रवृत्ति भी कहते हैं। कार्डिनल प्रवृत्ति इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में पाई जानी वो प्रबल प्रवृत्ति है, वो मेन प्रवृत्ति है, या वो मेन डिस्पोजिशन है जिसके जो उसके हर काम में दिखती है। वो जो कुछ भी करेगा वो उसमें वो दिखेगी। वो कार्डिनल डिस्पोजिशन वो है जो उसके हर बिहेवियर में ओवर रूल कर रही है, वो उसको ओवर राइड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी की बात करते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो टर्म आती है या जो शब्द आता है उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन, वो आता है शांति और अहिंसा। अगर उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया अपनी पूरी लाइफ में, वो इस एक ट्रेड से, इस एक डिस्पोजिशन से गवर्न था। और कार्डिनल डिस्पोजिशन के लिए आलपोर्ट ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में कार्डिनल डिस्पोजिशन हो ही, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। बहुत कम लोगों में कार्डिनल डिस्पोजिशन पाया जाता है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी एक ट्रेट से इतने गवर्नड हैं कि उनके हर बिहेवियर में वो ट्रेट हमें देखने को मिलता है। दूसरा उन्होंने कहा सेंट्रल डिस्पोजिशन, केंद्रीय प्रवृत्ति। सेंट्रल डिस्पोजिशन हमारे वो ट्रेट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के जिसकी बेसिस पर उसकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया जा सकता है, और इसका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता। 5 से 10 ट्रेट्स हैं होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के जिसके बेसिस पर हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो सोशल है। इस तरह के 5 से 10 जो ट्रेट्स जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने में मदद करते हैं, वो हमारे सेंट्रल डिस्पोजिशन कहलाते हैं। तीसरे होते हैं सेकेंडरी डिस्पोजिशन, गौण प्रवृत्तियाँ। ये हमारी पर्सनालिटी में कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, और ये इस तरह के ट्रेड्स हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने में कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती। जैसे हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारी हेयर स्टाइल, हमारा फैशन सेंस या फैशन स्टाइल, ये बहुत सेकेंडरी है। मतलब ये हमारे बहुत ऐसे नहीं हैं जिनके बेसिस पर हम किसी की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर सकें एज सच। लेकिन हाँ कि ये हमारे पर्सनालिटी में पाए जाते हैं, मगर हर टाइम ये प्रोमिनेंटली शो हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता। अगली ट्रेड थ्योरी जो है वो कैटल के द्वारा दी गई है। रेमंड कैटल ने जो
आलपोर्ट का काम था, आलपोर्ट जी का, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की, अपनी स्टडी में फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया। और आलपोर्ट जी की जो 4000 वर्ड्स थे जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उन 4000 वर्ड्स को 16 फैक्टर्स में, 16 ट्रेट्स में डिफ़ाइन किया। और इस 16 को भी उन्होंने कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया, और वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये थे। इन्होंने ट्रेड्स को या शील गुणों को दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहला था सरफेस ट्रेड। सरफेस ट्रेड जिसे हम सतही शील गुण कहते हैं। सरफेस ट्रेड जैसा कि नाम कह रहा है कि वो शील गुण, वो ट्रेड जो बाहर से दिख रहे हैं। बाहर से दिख रहे हैं मतलब कि हमारी पर्सनालिटी में वो ऐसे डोमिनेंट हैं या ऐसे हमें हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में के जो इंटरेक्शंस हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं, उस काम के बेसिस पर वो हमें हर टाइम दिखते हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा समूह में रहना पसंद करता है, या वो जो है निष्ठावान है, वो जो है किसी के अंदर जो है हास्य की प्रवृत्ति, ह्यूमर है, अनसेल्फिशनेस है, निस्वार्थता है। इस तरह के बहुत सारे जो ट्रेड्स जो डेली दिख रहे होते हैं किसी की पर्सनालिटी में, वो कहलाते हैं सरफेस ट्रेड। उसकी जगह सोर्स ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो जिनकी वजह से सरफेस ट्रेड हो रहे होते हैं। मतलब सरफेस ट्रेड बाहरी है, सोर्स ट्रेड अंदर है, और हमेशा कुछ सरफेस ट्रेड मिलाकर ही हम सोर्स ट्रेड के बारे में पता लगा सकते हैं। सोर्स ट्रेड्स हमेशा ऐसे दिखते नहीं हैं, उन वो हम जब कुछ सरफेस ट्रेड्स को मिलाते हैं तो सोर्स ट्रेड्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ग्रिगेरियसनेस या सामुदायिकता है, या किसी के अंदर अनसेल्फिशनेस या निस्वार्थता है, या किसी के अंदर ह्यूमर है और हास्य है। तो अगर हम तीनों को मिला लें, ग्रेगरियसनेस, अनसेल्फिशनेस और ह्यूमर, जब इन तीनों ट्रेड्स को मिला लेते हैं तो एक नया ट्रेड बनता है जिसे हम कहते हैं फ्रेंडलीनेस या मित्रता। जब ये तीन मिलाकर एक सोर्स ट्रेड बनाते हैं, मतलब जो हमें सतह पे दिख रहा होता है उसका कहीं पर एक सोर्स होता है, और वो सोर्स जो है हमारा उस आगे सरफेस ट्रेड को आगे प्रमोट करने में मदद करता है। इन्होंने कहा कि जो सोर्स ट्रेड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह से होते हैं। पहला होता है इन्वायरमेंटल ट्रेड्स, वातावरणीय शील गुण, और दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स, या जो है हमारे बॉडी से या हमारी जेनेटिक फॉर्म में जो ट्रेड्स मिलते हैं। इन्वायरमेंटल ट्रेड्स वो हो गए जो हमारे इन्वायरमेंट से, जिस तरह से में हम रह रहे हैं, हमें वातावरण मिल रहा है, उससे उत्पन्न हो रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स वो हैं जो हमें जेनेटिक फॉर्म में ट्रेड्स हमें अपने माँ बाप से मिले हुए हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो आइजिंग का दिया हुआ है। आइजिंग की ट्रेड थ्योरी जो है, इन्होंने भी अपनी स्टडी की, और आलपोर्ट और कैटल की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए इनका जो है, इन्होंने पर्सनालिटी को बेसिकली 3 ट्रेड्स में डिफ़ाइन किया है। और जब इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी थ्योरी दी तो 2 तरह से दिया, और बाद में इन्होंने एक ट्रेड को और बढ़ाया। जो इनकी थ्योरी है उसके तीनों ट्रेड्स हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी ट्रेड्स हमें दिखते हैं, जितने भी शील गुण दिखते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में रखते हैं, 3 डिविजन्स में रख सकते हैं। पहला होता है इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, या और इसी के बीच में इन्होंने कहा कि हम पर्सनालिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इंट्रोवर्जन मतलब अंतर्मुखता, और एक्सट्रोवर्जन मतलब बाहिर्मुखता। इंट्रोवर्जन जैसे हम जानते हैं यूंग की क्लासिफिकेशन को, कि अगर हम बात करें जो यूंग ने टाइप थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो पैसिव होते हैं, जो सोशल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा निराशावादी होते हैं, शाई होते हैं, लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, उनकी अपनी एक बहुत थॉट प्रोसेसिंग होती है,
बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते, लोगों से थोड़ा कट कर रहना पसंद करते हैं, अपने विचारों को दूसरे पर व्यक्त नहीं करते हैं। उसकी जगह उन्होंने कहा कि एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो सोशेबल होते हैं, सामाजिक होते हैं, आशावादी होते हैं, जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं, ऑप्टिमिज़्म होता है उनके अंदर, हर चीज़ के लिए जो है आशावादी होते हैं उनका बिहेवियर में, लोगों से शाइनेस कम होती है। तो उन्होंने कहा कि पहला जो ट्रेट है वो होता है इंट्रोवर्शन या एक्सट्रोवर्शन। दूसरा उन्होंने कहा न्यूरोटिज्म और या इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिज्म या इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब होगा स्नायु विकृति या जो है स्थिरता। स्थिरता जो है उन्होंने कहा कि न्यूरोटिक जो होती है जो है न्यूरोटिज्म जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी का ऐसा ट्रेट है जिसमें हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब छोटी छोटी बातों पे हम इमोशनली बहुत ज़्यादा एजिटेट कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं। मतलब छोटी सी बात पे भी एक्सट्रीम कोई एडवर्स कंडीशन हुई, हमारे अगेंस्ट कोई कंडीशन हुई तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, या थोड़ी सी खुशियाँ मिली तो उसमें भी हम एक्सट्रीम में खुश हो गए। तो ये कैटेगरी उन्होंने कहा कि ये एक न्यूरोटिक पर्सन की ट्रेट है कि वो अपने इमोशंस को या अपने संवेगों को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और ना ही कंट्रोल कर पा रहा है, उसके साथ साथ वो एक स्टेबिलिटी की तरफ, इमोशनल स्टेबिलिटी, संवेगात्मक स्थिरता की तरफ नहीं लौट पा रहा है। इसके दूसरे एक्सट्रीम पे इन्होंने कहा कि इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं, इमोशनली स्टेबल वो होते हैं जो काम होते हैं, रीजनेबल होते हैं, जिनके अंदर हाई डिग्री ऑफ सेंट्रल कंट्रोल होता है इन अकॉर्डेंस विद द इमोशन। मतलब जिनके अंदर अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा ट्रेट इन्होंने कहा साइकोटिज्म। साइकोटिज्म का की हिंदी होती मनोविक्षिप्तता। मनोविक्षिप्तता या साइकोटिज्म वो ट्रेट है जिसमें हम जो इंडिविजुअल है वो इम्पल्सिव होता है बहुत ज़्यादा। वो दूसरे के इंडिविजुअल के तरफ उसकी एम्पैथी नहीं होती है। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे के की जगह अपने आप को रख कर नहीं सोच सकता। वो इनसेंसिटिव होता है, दूसरे की तरफ क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दूसरे को कितनी क्या तकलीफ़ है, उस चीज़ को समझना और सोचना उसके बस की बात नहीं होती। एंटी सोशल्स होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, और ऐसे लोग जो है मेंटल इलनेस जो है इनके अंदर पाए जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस ट्रेड का कोई एक्सट्रीम, अपोजिट एक्सट्रीम इन्होंने नहीं दिया, और ये भी कहा इन्होंने कि साइकोटिज्म ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटली इल लोगों के साथ होता है। साइकोटिज्म जो है हर इंडिविजुअल, हर पर्सनालिटी में पाया जाता है, लेकिन ये जो साइकोटिज्म है ये इसकी वेरिएशन अलग अलग होती है। अगर इसका की मात्रा या क्वांटिटी हमारी पर्सनालिटी में ज़्यादा हो जा रही है तो ये मेंटल इलनेस की तरफ हमें ले जाती। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि जितने भी दुनिया में ट्रेट्स हैं, जितने भी शील गुण हैं, उन वो सारे के सारे इन तीन के अंदर ही इंक्लूड किए जा सकते हैं। अगले जो पर्सनालिटी की थ्योरी है वो है बिग फाइव पर्सनालिटी थ्योरी। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लेविस गोल्डबर्ग की दी हुई है, और इन्होंने रेमन कैटल की जो थ्योरी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी 16 फैक्टर्स के बेस, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स या फंडामेंटल फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी दी, और इन्होंने कहा कि जो 16 कैटल ने पर्सनालिटी के ट्रेट्स बताए हैं, प्रकार बताए हैं, उन्हीं को उन्होंने 5 डिफरेंट फैक्टर्स में डिफ़ाइन किया है। इन्होंने जो 5 ट्रेट्स बताए उसमें सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं अनुभूतियों का खुलापन। अनुभूतियों का खुलापन वो ट्रेट है जिसमें हम किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति, किसी सिचुएशन में हम उसको कितना एक्सेप्ट करने के लिए खुले हुए हैं। मतलब हम उस वो उन अनुभवों को, उन एक्सपीरियंसेस को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, कितने ओपनली हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, इस इंडिविजुअल के विचारों को से सहमति या असहमति हम बना पाते हैं, उस एक्सपीरियंस को हम ले पाते हैं।
परसीव करने के साथ साथ, ले पाने के साथ साथ हमारे अंदर उनको सहन करने की शक्ति भी कितनी है। किसी भी नई परिस्थिति में या किसी भी व्यक्ति को कोई नया एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं तो उसको सहन करने की कितनी क्षमता हमारे अंदर है, ये आती है ओपननेस टू एक्सपीरियंस में। अगला ट्रेट है कॉन्शियसनेसनेस। इसको हम कहते हैं कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा ये शो करती है कि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो कितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। व्यक्ति की जो किसी भी कार्य को करने में वो उसका जो कितनी व्यवस्थित तरीके से वो कर रहा है, कितने डिसिप्लिन तरीके से कर रहा है, ये इस ट्रेट के थ्रू पता चलता है। तीसरा है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रोवर्जन में का होता है बाहिर्मुखता। बाहिर्मुखता ये बताता है या ये इंडिकेट करता है कि कोई भी इंडिविजुअल कितना ज़्यादा सोशल है, सोशल की डिग्री जो है वो कितना एक्स्ट्रोवर्जन उसके अंदर है, ये चीज़ इससे इंडिकेट होती है। चौथा ट्रेट इन्होंने बताया एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का है हिंदी हो जाती है सहमति जन्यता। सहमति जन्यता ये शो करती है कि कोई इंडिविजुअल कितना टैक्टफुल है, किसी भी परिस्थिति में वो किस तरह से काम कर रहा है, कितना वार्म है, कितना फ्रेंडली है, दूसरों को एक्सेप्ट करने में कितना वो है कंसर्न्ड है वो, और इसके साथ साथ कि वो सोशल हार्मनी के लिए, सामाजिक समरसता के लिए कितना कंसर्न्ड है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल इस पे हाई अचीव करता है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को ध्यान में रखता है, उसकी नीड्स को ध्यान में रखता है, लोगों के बारे में सोचता है। अगर इस पे जो उसका ये चीज़ कम निकलती है तो इसका मतलब वो सोशल नहीं है। लास्ट जो ट्रेट है वो है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म या स्नायु विकृति। स्नायु विकृति या न्यूरोटिज्म का मतलब होता है कि कोई, ये इंडिकेट करता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने किसी भी परिस्थिति में अपने आप को इमोशनली कितना स्टेबल रख पा रहा है, उसकी रेट ऑफ स्टेबिलिटी ये फैक्टर डिफाइन करता है। तो ये 5 ट्रेट हैं जो मिलकर पर्सनालिटी के बिग 5 थ्योरी बनाते हैं। और ये कुछ ट्रेट थ्योरीज थी जिसके बारे में आज हमने बात की। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।